गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में समसीमांत उपयोगिता नियम जो कि पिछली क्लासों में कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखते हुए समसीमांत उपयोगिता नियम की कमियां या सीमाएं कि समसीमांत उपयोगिता नियम में ऐसी कौन कौन सी कमियां रह गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए आप लोग समसीमांत उपयोगिता नियम की निम्न सीमाएं अथवा मर्यादाएं। ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी नियम हो, कोई भी जिसका अपन अध्ययन करेंगे उसकी गुण होने के साथ साथ महत्व होने के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है। उन कमियों के बारे में चर्चा की जाती है सीमाओं के अंतर्गत, मर्यादाओं के अंतर्गत। तो हेडिंग डालिए आप लोग समसीमांत उपयोगिता नियम की मर्यादाएं या सीमाएं। समसीमांत उपयोगिता नियम की कमियां कर लो, सीमाएं कर लो, मर्यादाएं कर लो, बात एक ही है। सीमाएं, कमियां। इसके अंतर्गत समसीमांत उपयोगिता नियम में कुछ कमियां हैं, उन कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत ये कमी पाई जाती है, फर्स्ट जो है आपकी वस्तुओं की अविभाज्यता, कि ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं का विभाजन नहीं किया जा सकता उस वस्तुओं के संदर्भ में समसीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता या नहीं हो सकता। तो वस्तुओं की अविभाज्यता, ऐसी वस्तुएं जिनको बांटा नहीं जा सके उनके संदर्भ में ये नियम लागू नहीं होता है। कैसे? देखिए इसको। इस नियम की पहली सीमा यह है कि ये पूर्ण रूप से तभी लागू किया जा सकता है जबकि साधन जिसमें मुद्रा हो गई, समय हो गया आदि विभाजित किए जा सके, यानी जितना पैसा है उस पैसे के अकॉर्डिंग जो है उस पैसे को बांटा जा सके जितनी आवश्यकता उपभोक्ता को है, या जितना पैसा उपभोक्ता के पास है उपभोक्ता उस पैसे का पूरा यूज करके साधन से इस प्रकार से जो है करे कि उसे सारा पैसा व्यय होने के बाद उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता लगभग समान हो जाए और पैसा भी पूरा व्यय हो जाए। तो मुद्रा और समय में इस प्रकार से विभाजन हो कि सभी वस्तुएं या सभी चीजों से बराबर प्राप्त हो जाए। इन साधनों से खरीदी जा सकने वाली छोटे छोटे अंशों में उन वस्तुओं को बांटा जा सके। तो जहां पर इन वस्तुओं को छोटे छोटे अंशों में बांटा जा सके वहां पर तो ये सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको बांटा नहीं जा सकता, वहां पर इस नियम को लागू होने में कठिनाई महसूस होती है। इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगी जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं अपन एक मकान या कार की, अगर अपन बात करते हैं तो ये चीजें बड़ी चीजें होती हैं, इनको बांटा नहीं जा सकता। जैसे कि दिए हुए समय में, समय दिया हुआ है, ये चीजें आपको मान्यताओं के अंतर्गत बता दी थी। तो दिए हुए समय में एक कार खरीदी जाए अथवा 2 कार खरीदी जाए, उपभोक्ता 1.5 कार नहीं खरीद सकता यदि कार की कीमत कितनी है? 4 लाख रुपए है। कार की कीमत कितनी है? 4 लाख रुपए एक कार की कीमत, और उपभोक्ता के पास कितने रुपए हैं? 6 लाख रुपए हैं उपभोक्ता के पास।
रुपए। यदि उपभोक्ता के पास 6 लाख रुपए है तो वो यदि अगर एक कार खरीदता है तो उसके पास 2 लाख रुपए बच जाते हैं, और यदि 2 कार खरीदता है तो उसे 2 लाख रुपए और कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है। कहने का मतलब उपभोक्ता 6 लाख रुपए व्यय करके पूरा का पूरा पैसा व्यय करके 1.5 कार नहीं खरीद सकता। तो जहां पर वस्तुओं का विभाजन नहीं होता है, इसी संदर्भ में मकान की बात करते हैं। मान लो मकान की कीमत कितनी है? एक मकान की कीमत 15 लाख रुपए है, 2 मकान की कीमत 30 लाख रुपए है, और उपभोक्ता के पास कितने रुपए हैं? उपभोक्ता के पास 22 लाख रुपए हैं। तो उपभोक्ता 1.5 मकान नहीं खरीद सकता। इस प्रकार जिन वस्तुओं का विभाजन संभव नहीं हो सकता वहां पर ये नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो पैसा उसके पास पड़ा है, अगर वो एक मकान खरीदता है तो उसके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा रह जाता है, और यदि 2 मकान खरीदता है तो उसे उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार वस्तुओं के अविभाज्यता के संदर्भ में समसीमांत उपयोगिता नियम का लागू होना मुश्किल माना जाता है। अतः समसीमांत उपयोगिता के नियम के पालन में वस्तुओं की अविभाज्यता के संदर्भ में कठिनाई महसूस होती है। सेकंड बात करते हैं बजट अवधि का अनिश्चित होना। सेकंड लिखिए, बजट अवधि का अनिश्चित होना। यहां पर भी समसीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने में कठिनाई महसूस की जाती है। इस नियम के मार्ग में दूसरी बाधा बजट अवधि का अनिश्चित होना भी है। प्राय बजट अवधि कितने वर्ष की होती है? बजट अवधि 1 वर्ष की होती है। बजट अवधि 1 वर्ष की होती है, और वो कहां से होती है? वो होती है आपकी अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च तक। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बजट अवधि मानी जाती है। लेकिन बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जो टिकाऊ वस्तुएं होती है, जैसे कार हो गई, फर्नीचर हो गया, मकान हो गया, और भी विलासिता की वस्तुएं हो गई। ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग दूसरी बजट अवधि में भी जारी रहता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग 1 साल से कई सालों तक वो चलती ही रहती है। अतः कुछ वस्तुओं से कई वर्षों से प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना दूसरी वस्तु के आज के लाभ से करनी होती है। लेकिन इससे गणना की कठिनाइयां आ जाती है, क्योंकि वो बनी जब है वो उसी साल के अंदर बनी थी, और वो जब चल रही है तो वो काफी लंबे सालों तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक चलती है। इसलिए इस दीर्घकालीन बजट के अंतर्गत बजट तो बनाया जाता है 1 साल का, और जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती है वो लंबे समय तक दीर्घकालीन बजट तक चलती रहती है। उस समय यहाँ पर समसीमांत उपयोगिता नियम का लागू होना मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उपयोगिता की गणना करना कठिन। उपयोगिता की गणना करना कठिन। समसीमांत उपयोगिता नियम की तीसरी कमी के अंतर्गत इस नियम में उपभोक्ता को कैसा माना गया है? इस नियम में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है। कैसा माना है? विवेकशील। क्यों उपभोक्ता को विवेकशील क्यों माना गया है? उपभोक्ता को विवेकशील इसलिए माना गया है क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि उसे लमसम
लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उपभोक्ता विज्ञापन के चक्कर में, देखा देखी के चक्कर में कुछ वस्तुएं ऐसी खरीद लेता है जिस पर उसे उतना लाभ नहीं मिलता है जितना उसे दूसरी वस्तु से मिल सकता था। इस प्रकार उपयोगिता के उपभोक्ता में उस समय जब वो देखा देखी के चक्कर में या विज्ञापन के चक्कर में गलत वस्तु ले आता है तो उस समय उपभोक्ता विवेकशील की जगह अविवेकशील हो जाता है या अविवेकशील माना जाता है। इस प्रकार उपयोगिता को, सीमांत उपयोगिता का, सीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है, लेकिन देखा देखी के चक्कर में, विज्ञापन के चक्कर में वो कई बार अविवेकशील हो जाता है, जिससे वो ज्यादा उपभोग लाभ ना मिलने पर भी कई बार वस्तुओं पर वो पैसा जो कि सीमित होता है उसको खर्च कर देता है। इसी प्रकार उपभोक्ता के जो है गणना करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा बड़ी मुश्किल से जो पैसा कमाता है उसको जब ऐसी वस्तुओं पर खर्च कर देता है और उससे उपयोगिता नहीं मिल पाती है तो उस समय जो पैसा उसने मुश्किल से कमाया है, उसको जो खर्च किया है, उससे उसकी गणना करना मुश्किल हो जाता है। इससे उपयोगिता की गणना करना कठिन, इसमें इसके अंतर्गत समसीमांत उपयोगिता नियम की इसमें कमी मानी जाती है। नेक्स्ट है आपकी अवास्तविक मान्यताएं। अवास्तविक मान्यताएं तो मैंने आपको जितने भी सिद्धांत पढ़ाऊंगी उसके अंतर्गत एक तो अवास्तविक मान्यताएं और पूर्ण प्रतियोगिता का नहीं पाया जाना, ये दो चीजें हर सिद्धांत की कमी के अंतर्गत आती है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना मिथ्या जो आएगी वो आपकी दोनों सिद्धांतों, दोनों मान्यताएं जो होगी, तो दोनों जो कमियां होगी, अवास्तविक मान्यताएं और पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना जो है मिथ्या है, इसके अंतर्गत ये हर सिद्धांत में कमी पाई जाएगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। अवास्तविक मान्यताओं में इस नियम की मान्यताओं के अंतर्गत जब अपने पढ़ा कि उपभोक्ता की आय स्थिर होती है, उपभोक्ता की पसंद या रुचि स्थिर होती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाता है। इसके अलावा एक वस्तु की सारणी को दूसरी वस्तु की सारणी से स्वतंत्र जो है होना, ये सारी चीजें जो कि समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताओं में है, ये अव्यवहारिक और काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि ये चीजें सारी स्थिर नहीं होती है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता रहता है, उपभोक्ता की पसंद बदलती रहती है। इसके अलावा एक वस्तु की सारणी को दूसरी वस्तु की सारणी से स्वतंत्र माना जाता है। ये सारी चीजें भी इस नियम के अंतर्गत कमियों में बताई गई है। निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो समसीमांत उपयोगिता नियम की ये जो चार कमियां हैं, ये जो चार सीमाएं हैं, इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए फिर भी समसीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के संतुलन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका मदद करता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपभोक्ता की आय व वस्तुओं की कीमतें अगर दी हुई है तो उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से पैसा खर्च करता है कि सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान या लगभग समान हो जाए। अतः ये कहना कि उपभोक्ता अविवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है, इस नियम को चुनौती देना नहीं है, क्योंकि इस नियम के लागू होने के लिए उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है, जो कि अपन ने समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताओं में पढ़ा था। इस प्रकार समसीमांत उपयोगिता नियम का उपभोक्ता के संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अतः आपका समसीमांत उपयोगिता नियम जो कि सारणी के द्वारा, चित्रों के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। अतः समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्वपूर्ण योगदान है उपभोक्ता के संतुलन के दृष्टिकोण से। अतः समसीमांत उपयोगिता नियम वाला टॉपिक जो कि उपयोगिता विश्लेषण है आज आपका खत्म होता है। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए, काफी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी समस्या है तो पूछिए। इनके क्वेश्चनों की बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ जिनको आपको तैयार करना है।
करके। देखो मैं बड़े क्वेश्चन सिखा रही हूँ, छोटे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली तैयार करने हैं। क्यों? क्योंकि बड़े क्वेश्चन के अंदर ही छोटे क्वेश्चन समाहित है। कुल उपयोगिता, जिसको क्या बोलेंगे TU, व सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता जिसको MU बोलेंगे, के संबंध को सारणी व रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। TU व MU के संबंध को चित्र व सारणी की सहायता से समझाइए। नेक्स्ट है समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए व समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए व वास्तविक जीवन में नियम के लागू होने के व वास्तविक जीवन में नियम के लागू होने में क्या कठिनाइयां, मतलब सीमाएं क्या कठिनाइयां है, विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध आपका टिप्पणी के रूप में 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, तो वो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत ही आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को स्पष्ट कीजिए। तीनों नियम आ गए आपके यहाँ पर। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को स्पष्ट कीजिए और आपका ये उपयोगिता विश्लेषण कंप्लीट होता है। इसके अंतर्गत कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है। तो मैंने आपको चित्र के द्वारा बताया था, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। वही उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीमांत उपयोगिता नियम के संदर्भ में उपभोक्ता का संतुष्टि बिंदु कौन सा होता है। तो आपको लिखना है जब TU अधिकतम होती है और MU शून्य होती है, उस समय उपभोक्ता का संतुष्टि बिंदु अधिकतम होता है, वहां पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यह आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम खत्म हुआ। इसके अंतर्गत आपको कई बार क्वेश्चंस में MU दी हुई होगी, TU निकालना पूछेंगे कि MU ये दी हुई है, TU कैसे निकालेंगे, या TU दी हुई है तो MU कैसे निकालेंगे।
इसके अंतर्गत मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में टीयू अगर दी हुई है या एमयू दी हुई है तो टीयू कैसे निकालते हैं, टीयू दी हुई है तो एमयू कैसे निकालते हैं। अगर आपको टीयू दी हुई है तो डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू के द्वारा क्या निकालना है, एमयू निकालना है। इसी प्रकार अगर आपको सारणी में एमयू दी हुई है तो टीयू कैसे निकालना है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। देखिए मैं बताऊंगी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसके बारे में, एक सारणी आएगी, सारणी के द्वारा आपको निकालना होगा। बनाती हूँ मैं इसमें यहाँ पर वस्तु की इकाइयां दी हुई होगी, वस्तु की इकाइयां, वस्तु की इकाइयों को किससे शो करते हैं, वस्तु की इकाइयों को क्यू से शो करते हैं, किससे, क्यू से। यहाँ आपका जो है टीयू दिया हुआ होगा, पहले टीयू से एमयू निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टीयू दिया हुआ है और पूछा है आपको कि एमयू ज्ञात करो। तो देखो एमयू कैसे ज्ञात करना है, वस्तु की इकाइयां 1 2 3 4 5 6 और 7 आगे भी दी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। निकालने का तरीका कोई है, जैसे अपन स्टार्टिंग में करेंगे, अगर 10 तक भी देंगे तो आप वैसे ही कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपके साथ में 0 दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर अपने क्या लिया, साथ में 0 भी लिया है, वस्तु की इकाई 0 है, तब क्या होगा, इसके देखिए जब आपने कोई वस्तु का यूज ही नहीं किया तो कुल उपयोगिता कितनी होगी, 0 ही होगी। वस्तु की पहली इकाई आपने यूज करी है, उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है, 52, कितनी है, 52। दूसरी उपयोगिता से टीयू कितना है, 100 है। इसके बाद है आपका 142 176 142 176। आपको पता है टीयू बढ़ता जाएगा लेकिन घटती हुई दर से। इसके बाद 204 228 243 204 228 और 245, ये आपकी कुल टीयू दिया हुआ है। एमयू देखो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता है, वही एमयू बराबर डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके अंदर देखो पहले में आपका डैश आ जाएगा, डैश का मतलब 0 ही होता है। इसके बाद देखो ये आपकी नीचे की इकाई है, इस नीचे की इकाई में से ऊपर की इकाई टीयू की माइनस करनी है, ये डेल्टा तभी तो होता है, नीचे की टीयू में से ऊपर का टीयू माइनस करना है तो आपका डेल्टा निकल के आ जाता है। 52 में से 0 माइनस किए तो कितने आ गए, 52। इधर देखो 1 में से 0 माइनस करना है, नीचे की इकाई में से ऊपर की इकाई वस्तु की माइनस करनी है, ये डेल्टा क्यू का मतलब अंतर होता है। 1 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और जब भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करना है। इधर देखो 100 में से 52 गए तो कितने आएंगे, 100 में से 52 गए तो 48 आएंगे, कितने आएंगे, 48। इसके बाद 2 में से 1 गया तो कितना आएगा आपका, 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा, तो ये आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। इसके बाद देखो 142 में से 100 गए तो 42, यहाँ सब जगह एक का ही डिफरेंस आएगा, तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर 42 कर दोगे। 176 में से 142 गए तो 76 में से 142 गए तो ये आ जाएंगे आपके
28 कितने 28 आएंगे। फिर 228 में से 6 गए तो 24 आ जाएंगे। इसके बाद 17 आ जाएंगे। ये आपके टीयू निकल के सॉरी एमयू निकल के आ जाएगा। अब देखो टीयू कैसे निकालते हैं। मैं आपको अगर मान लो एग्जाम में एमयू दिया हुआ है और आपको टीयू निकालना है तो कैसे, इसको भूल जाओ, जैसे आपके नंबर ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ एमयू दिया हुआ है, टीयू निकालना है तो इसका सबसे सीधा तरीका है, यहाँ पर आप 0 डाल दो, डैश डाल दो, कुछ भी डाल दो। 52 में ये जोड़ोगे तो 52 में 48 जोड़ोगे तो 100 में 42 जोड़ोगे तो 142 में 34 जोड़ोगे तो जोड़ के देखो 142 में 34 जोड़ोगे तो 176 आ जाएगा। 176 में 28 जोड़ोगे तो 204 आ जाएगा। 204 में 24 जोड़ोगे तो 228 आ जाएगा और 228 में 17 जोड़ेंगे अपन तो आपके 245 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए। इस प्रकार इसमें जो है एमयू है, एमयू में अगर एमयू दिया हुआ आपका तो देखो 52 आ गया। 52 में 48 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। 100 में 42 जोड़ोगे तो 142, 142 में 34 जोड़ोगे तो 176, 176 में 28 जोड़ोगे तो 204, 204 में 24 जोड़ोगे तो आपके 228 और 228 में 17 जोड़ोगे तो आपके 245 आ जाएंगे। और इस प्रकार ऐसे करके 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि डेटा में तो कोई सा भी डेटा दिया जा सकता है, करने का तरीका आना चाहिए। तो एमयू निकालने का फॉर्मूला ऐसा है और जब एक एमयू स्टार्टिंग की दी हुई है उसमें आपको नीचे की जोड़ के आप टीयू निकाल सकते हो। इस प्रकार आपका ये जो उपयोगिता विश्लेषण वाला टॉपिक है ये खत्म होता है।